लर्निंग मार्केट्स विद मनीष में आज हम NISM सीरीज 8 जो कि है इक्विटी डेरिवेटिव उसका डिस्कशन करेंगे और आज हम फर्स्ट चैप्टर जो कि है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव वो कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कंप्लीट वीडियो ही आने वाली है और हम कंप्लीट बुक पे डिस्कशन करेंगे और ये जनवरी 2020 का जो लेटेस्ट बुक अवेलेबल है उसके ऊपर हम ये पूरी वीडियो को बनाने वाले हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने बुक्स वगैरह को रेफर करिएगा। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए, डेरिवेटिव इज समथिंग विच डिराइव वैल्यू आउट ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, डेरिवेटिव हमेशा किसी एक पर्टिकुलर चीज से वैल्यू डिराइव करता है। ये जो इक्विटी डेरिवेटिव हम डिस्कस करेंगे ना, वो डिराइव करता है फाइनेंशियल एसेट से, बेसिकली शेयर से या इंडेक्स, शेयर रिलेटेड इंडेक्स से। इससे वो अपना वैल्यू डिटरमाइन करता है। वही हम अभी इस पूरे सीरीज में डिस्कस करेंगे। NISM सीरीज 16 में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन आपके कमोडिटीज, तो NISM सीरीज 16 की भी हमारी वीडियो अगर किसी को रेफर करना हो तो कर सकते हैं। एग्री कमोडिटीज वगैरह भी वो सब कमोडिटी में ही हो गया। फॉरेन एक्सचेंज आपका करेंसी डेरिवेटिव का अलग एक सेक्शन ही है पूरा। ठीक है, तो डेरिवेटिव का यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट व्हिच वैल्यू whose value is derived from a value of some other asset known as underlying। हमने जो डेफिनेशन बोला और ये डेफिनेशन दोनों आप पढ़ सकते हैं, वो दोनों आपको यूज करना है। हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव में देखिए 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी लिखा है, इसमें नहीं जाते हैं। एक्चुअल डेरिवेटिव, जब एक्चुअल जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव, वो कब से स्टार्ट हुआ था? लेट 17th सेंचुरी में जापान में ओसाका बोर्ड ऑफ ट्रेड ने राइस का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के बेसिस पे बेचना चालू किया था। वो एक्चुअल था फर्स्ट डेरिवेटिव टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या होता था कि फॉरवर्ड एग्रीमेंट हो जाता था कि हम इस पर्टिकुलर दिन राइस को बेचेंगे। ठीक है, वो फर्स्ट था। उसके बाद आया सीबोर्ड, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। उन लोगों ने कमोडिटीज में फॉरवर्ड ट्रेड अलाउ करे, मतलब आज आप एग्रीमेंट कर लेते हैं आज से कुछ दिन बाद डिलीवरी करने के लिए। ये हो गया आपका 1848। हिस्ट्री पे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, बट मॉडर्न डेरिवेटिव फर्स्ट जापान से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद सीबोर्ड ने, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने किया था। उसके बाद ये देखिए टाइमलाइन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं जनरली। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। हो के क्या रखा है ना कि लास्ट 4 डेकेड में रफली आप समझिए कि इक्विटी का जो एक्चुअल मार्केट है वो रह गया 10%, उसकी डेरिवेटिव का मार्केट हो गया 90%। इंडिया में भी सेम कंडीशन है, 10% है हमारा एक्चुअल इक्विटी मार्केट और हमारा 90% है हमारा डेरिवेटिव मार्केट। अगर एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो शायद NSE पे 30,000 करोड़ की ट्रेडिंग होती है इक्विटी प्रोडक्ट्स में, मतलब कैश सेगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। 5,000 की BSE पे होती है, 35,000 करोड़ ये आया, और 3-3.5 लाख की करोड़ की ट्रेडिंग तो आपकी ऑप्शंस और फ्यूचर में हो जाती है। तो आप समझिए कि इसमें 1:9 का रेशियो चल रहा है, ऑलमोस्ट 1:10 का रेशियो चल रहा है। क्यों होके रखा है? बिकॉज देखिए क्या है ना, फ्लक्चुएशन बहुत होता है शेयर्स वगैरह में। मान लीजिए आप फिजिकली शेयर्स आपने लेके रखे, फिजिकली मतलब डीमैट में आपने शेयर लेके रखा है कैश सेगमेंट में, अब वो बार बार ना उसकी वैल्यू चेंज होते रह रही है, तो आप क्या बार बार बाई करोगे, सेल करोगे? इससे बढ़िया लोग डेरिवेटिव में पोजीशन रख लेते हैं, सो दैट क्या होता है कि वो पोजीशन थोड़े से हेज हो जाए। ठीक है, फिर ग्लोबली फाइनेंशियल मार्केट्स इंटीग्रेट हो गए हैं। हो के क्या रखा है ना कि आज यूएस में कुछ इंपैक्ट होगा, उसका इंपैक्ट इंडिया में आएगा। यूएस में कोई इवेंट हुआ, उसका इंपैक्ट इंडिया में आ गया। इसके कारण क्या होकर रखा है कि लोगों ने ये दिमाग में बना लिया है कि भाई हमारा मार्केट हर जगह से इंपैक्ट होने वाला है, तो इससे बेटर है कि हम अपने हेज पोजीशन रखें। आज सुबह भी जब इक्विटी में मार्केट खुलने वाला रहता है, लोग फर्स्ट चीज देखते हैं कि SGX निफ्टी क्या ट्रेड कर रहा है। SGX निफ्टी इंडिया का मार्केट बंद होने के बाद भी ट्रेड हो रहा होता है, और वो दिन भर में जो ग्लोबल मार्केट्स में आफ्टर इंडियन मार्केट क्लोजिंग, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स का जो भी इंपैक्ट होता है, SGX निफ्टी सुबह में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इवन सुबह में जब जापान वगैरह के, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के मार्केट खुल जाते हैं, उसको भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो हम अपनी ओपनिंग उसके हिसाब से क्यूज लेके स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबली मार्केट आज के डेट में इंटीग्रेट हो गए। कोई एक पर्टिकुलर इवेंट एक पर्टिकुलर कंट्री रिलेटेड हो सकता है, बट ग्लोबल मार्केट ऑन ए नॉर्मल बेसिस एक दूसरे से रिलेटेड चल रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उससे क्या होता है ना कि आपके ग्लोबल मार्केट्स वगैरह को आपको देखने में इजी होती है, उससे हम क्लूज लेते हैं। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। आज से 20 साल पहले किसी को डेरिवेटिव प्रोडक्ट समझाना बहुत मुश्किल था, आज लोगों को समझ में आता है। ठीक है, कि क्या होता है ऑप्शन, क्या होता है फ्यूचर। एटलीस्ट नहीं भी आए ना तो आप लोग यूट्यूब पे देख के तो समझ ही सकते हो ना क्या होता है ऑप्शन, क्या होता है फ्यूचर।
और इन डेरिवेटिव मार्केट में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके लॉट साइज में चेंजेस होते हैं, ट्रेडिंग के लायक उनको बनाया जाता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं टाइम टू टाइम बेसिस पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, डेरिवेटिव मार्केट ग्रो करते जा रहा है। अब इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, देखिए 24 मेंबर कमेटी बनी थी एलसी गुप्ता के अंडर में, जिन्होंने 1996 में से लेके 2 साल तक इन्होंने रिसर्च किया, 1.5 साल ऑलमोस्ट, और 1998 में उन लोगों ने रिकमेंड किया कि डेरिवेटिव को इंडिया में स्टार्ट किया जा सकता है, इसको आप सिक्योरिटीज के डेफिनेशन के अंडर ही ले आइए। उसके बाद क्या हुआ कि जब सिक्योरिटी के डेफिनेशन के अंडर उसको लाया गया तो जे आर वर्मा कमेटी बनी। जे आर वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंडिया में डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए जाएं, हाउएवर उनके साथ कुछ इनिशियल मार्जिन लगाया जाए, कुछ मेंबरशिप का भी रूल्स लगाया जाए, नेटवर्क क्राइटेरिया होना चाहिए, सबको आप डेरिवेटिव में मत काम करने दीजिए, आप डेरिवेटिव में उन लोग को ही काम करने दीजिए जो उसके लिए एलिजिबल हैं, एटलीस्ट उनकी नेटवर्थ उतनी हो, मार्जिन की कैपेसिटी उनकी उतनी हो, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स उनके लिए स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और एक्सचेंजेस में रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उस समय तक ऑलमोस्ट रीजनल एक्सचेंजेस सारे बंद होने लगे थे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास अच्छा खासा सिस्टम था, बीएससी के पास भी ठीक ठाक सिस्टम था, तो इसीलिए वो सर्वाइव कर रहे थे उस समय। तो उस समय मोटा मोटी सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस ना धीरे धीरे कोलैप्स करने लगे थे या गिरने लगे थे। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी 2002-2003 के आसपास ही खत्म हो चुका था। तो उसी तरह से तब 1999 में एससीआरए एक्ट को अमेंड किया गया और उसमें डेफिनेशन में डेरिवेटिव को डाला गया। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए कि डेरिवेटिव को सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में कब डाला गया, तो 1999 में डाला गया था, ठीक है। और मार्च 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उनका नोटिफिकेशन था जिसमें फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज को वो किया जाता था, आपका प्रोहिबिट किया जाता था, उसको हटा दिया और फॉरवर्ड ट्रेडिंग ऑन कमोडिटीज तो अभी भी नहीं हो रही है, सिक्योरिटीज नहीं हो रही है, लेकिन हाँ उसको एक डेरिवेटिव के फॉर्म में ट्रेड किया जा रहा है, तो वो चीज हो गई। अब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन जून 2000, ठीक है। सेबी ने एनएससी बीएससी को परमिशन दिया उनके सेंसेक्स निफ्टी पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन का परमिशन मिला जून 2001 में, जुलाई 2001 में आपको स्टॉक ऑप्शंस का मिल गया, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स का परमिशन मिला नवंबर 2001 में। ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रेयरली आता है बट आ भी सकता है, ठीक है। एमएससीआई जो कि सबसे लेटेस्ट एक्सचेंज था इक्विटी का, उसको 2013 में परमिशन मिला था टू ट्रेड इन इक्विटी डेरिवेटिव। प्रोडक्ट्स क्या क्या है, फॉरवर्ड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स पे ना हम डिटेल में इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो उनके चैप्टर्स पे हम डिस्कस करेंगे, बट ओवरव्यू आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड्स बेसिकली क्या हुआ, आप और हम दो जन एग्रीमेंट कर लिए कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर डे पे ये पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत है। मान लीजिए आप गोल्ड बेचते हैं, मुझे गोल्ड की जरूरत है, मैंने बोला भाई मुझे नवंबर में 100 ग्राम गोल्ड चाहिए, तो आपने क्या बोला, ठीक है आपको ये रेट लगेगा, आप ये रेट पे ये पैसे आप इतना दे दो, मैं आपका रेट लिख के रख लेता हूँ, और उसके बाद उस समय आप बाकी पैसे दे देना, मैं आपको आपका गोल्ड दे दूंगा, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड एग्रीमेंट। फॉरवर्ड एग्रीमेंट जनरली ओवर द काउंटर बोला जाता है। ओवर द काउंटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें दो पार्टी एक दूसरे से मिलकर नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। डिटेल में हम थर्ड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर्स, देखिए फ्यूचर्स क्या हो गया कि कोई चीज पर्टिकुलर चीज को आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट बना के हम उस पर ट्रेड करते हैं, वो हो गया फ्यूचर्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या हो गया कि आपका फ्यूचर्स हमेशा एक्सचेंज ट्रेडेड होता है और स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कस्टमाइज्ड नहीं होते हैं। फॉरवर्ड में कस्टमाइज हो जाता है, फ्यूचर में कस्टमाइज नहीं होता है। अंडरलाइंग चीज इसमें भी वही है कि 2 महीने बाद हम मान लीजिए लेंगे, या 1 महीने बाद लेंगे, या 5 दिन बाद भी लेंगे, तो वो फ्यूचर की ट्रांजेक्शन हो गई। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल एंड अंडरलाइंग बिफोर ए स्टेटेड डेट एट ए स्टेटेड प्राइस। मतलब क्या हुआ, जब ऑप्शन का चैप्टर 4 हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम डिटेल में ऑप्शन को समझाएंगे आपको, और ऑप्शंस की हमारी अलग वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि आप एक्चुअल प्रोडक्ट में नहीं डील कर रहे हैं, बट आप ना एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पे डील कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, बायर के पास एक राइट होता है टू बाई और सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है।
अब बायर अपना राइट एक्सरसाइज करेगा तो ही सेलर को के ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा, बट सेलर की ऑब्लिगेशन रहती है हमेशा। और इसी तरह ऑप्शन में कॉल और पुट दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, तो जैसा जैसा ऑप्शन रहेगा वो हम वैसा डिस्कस करेंगे, बट वो चैप्टर आपके 4 में आएगा। स्वैप्स बेसिकली क्या हुआ कि मान लीजिए मैं एक आपका एक्सपोर्टर हूँ, ठीक है, तो मैं जब एक सामान एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे क्या आता है, फॉरेन करेंसी आएगा, राइट। और किसी एक पार्टी को फॉरेन करेंसी चाहिए इन फ्यूचर, तो मैं उससे क्या एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि भाई देख मुझे $1000 आने वाले हैं जुलाई में, तो तू $1000 मेरे से ले ले और मुझे तू INR दे दे। तो ये जो मुझे जो कैश फ्लो आने वाला है उसको मैंने एक दूसरे पर्टिकुलर पार्टी से ट्रेड ऑफ कर लिया कि भाई तू मेरे को वो दे देना और मैं ये तेरे को दे देता हूँ। तो वो जो दोनों का नेगोशिएशन हुआ वो हो गया स्वैप एग्रीमेंट। कितने बार क्या होता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह का भी स्वैप्स होता है। अब इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या हो गया कि जनरली मान लीजिए आप नॉर्मल एक चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने एक हाउस लिया। अब हाउस में क्या हो गया कि आपको लोन आपने लिया था 8% पर एनम पे, आज के डेट में 6.7% पे भी मिल रहा है। तो आप क्या गए, बैंक के पास गए कि भाई मेरा आप करो चेंज, तो वो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, लोन को स्वैप कर देते हैं, आपका 6.7% वाला लोन पे आपको डाल देते हैं। तो वो क्या स्वैप का बेसिक एग्जाम्पल, एग्जैक्ट एग्जाम्पल ये नहीं है, बेसिक एग्जाम्पल है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट, देखिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स में 3 कैटेगरी के जनरली लोग होते हैं, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्राइजर्स। स्पेकुलेटर्स मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं, जो कि 99% हमारी कम्युनिटी हो गई जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। हेजर्स क्या हो गए, हेजर्स बेसिकली हो गए जो ऑलरेडी रिस्क में बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपने 1000 ITC का शेयर लेके रखा हुआ है, ठीक है, अब आपको डर है कि ITC के शेयर का प्राइस गिरेगा तो आप लॉस जाओगे, तो आपने क्या करके रखा है, या तो पुट लेके रखा है जिससे वो नीचे जाए तो आपको कैश फ्लो आता रहे, या आपने शॉर्ट करके रखा है। शॉर्ट करके आप रखेंगे तो वैल्यू अगर नीचे जाएगा तो वो पैसे आपको आते जाएंगे, जितना नीचे जाएगा उतने पैसे आपको आएंगे, और आपका एक्चुअल अंडरलाइन का जो वैल्यू कम होगा वो वहाँ पे ऑफसेट हो जाएगा। और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो शॉर्ट में आपको लॉस हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल एसेट की वैल्यू तो ऊपर जा रही होगी, तो आपने अपने आप को हेज कर लिया। जनरली म्यूचुअल फंड्स वगैरह ये हेजिंग करते हैं, बिकॉज क्या होता है, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिलीवर करना होता है टू देयर क्लाइंट्स, और वो ये तो हर साल तो बोल नहीं सकते ना इस साल लॉस हो गया, इस साल लॉस हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को हेज करके चलते हैं। स्पेकुलेटर्स, देखिए स्पेकुलेटर्स को क्या रहता है, उनको बस ये रहता है कि आज ₹2 का है, कल 4 हो जाए, मुझे प्रॉफिट आ जाए, बस उनको ये मतलब रहता है। तो 99% इंडिया में ट्रेडिंग इसी लॉजिक से होती है, आज कोई चीज़ ₹100 की है, कल 105 की हो जाएगी, मैं बेच दूंगा। वो हो गए ट्रेडर्स। आर्बिट्राइजर्स कौन हो गए, आर्बिट्राइजर्स बेसिकली वो हो गए जो देख रहे हैं कि यार देखो NSE पे ये शेयर ₹101 का चल रहा है, BSE पे ₹102 का चल रहा है, ऑल्दो इतना डिफरेंस होता नहीं है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, 101 में खरीदते हैं, 102 में बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बाई करेंगे, बाइंग प्रेशर आएगा तो 100 से प्राइस बढ़ते रहेगा, वहाँ पे 102 चल रहा था, वहाँ पे सेल करेंगे तो वहाँ सेलिंग प्रेशर बनेगा, तो लास्ट में जाके दोनों प्राइस एक जगह पे मैच हो जाएगा और वो प्राइस आपका एक सिंक में आ जाएगा, ठीक है। तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी वहाँ खत्म हो जाएगी, बट जब तक ये प्राइस डिफरेंशियल था तब तक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई थी, ठीक है। तो दो जगह पे प्राइस अगर डिफरेंस चल रहे हैं तो उनको वो आर्बिट्राज करने की कोशिश करते हैं। आर्बिट्राज बहुत तरह से हो सकता है, स्पॉट और फ्यूचर में भी हो सकता है, दो जगह स्पॉट में भी हो सकता है, दो अलग एक्सचेंज में भी हो सकता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट, एक ही प्रोडक्ट का इस मंथ और नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है। तो ये हो गया आर्बिट्राज। अब टाइप ऑफ डेरिवेटिव, देखिए टाइप ऑफ डेरिवेटिव में हमने कहा जैसे फॉरवर्ड और फ्यूचर्स, ठीक है, ये दो तरह के हो गए। एक यहाँ पे मार्केट जो बात हो रही है, एक हो गया आपका एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स और एक हो गया आपका ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कौन से हुए, फॉरवर्ड हुए, और फ्यूचर्स और ऑप्शन हुए आपके एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। ओवर द काउंटर मार्केट इज नॉट अ फिजिकल मार्केट बट ए कलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स एंड डीलर्स स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री। ये बेसिकली क्या हो गया, देखिए मान लीजिए दो पार्टी आपस में तो नेगोशिएट कर सकते हैं ना। मान लीजिए मेरे पास 100 रिलायंस के शेयर है, आपको चाहिए, तो मुझे कोई जरूरी नहीं है कि एक्सचेंज में मैं बेचूं, मैं ऑफ मार्केट भी डीपी के थ्रू आपको ट्रांसफर कर सकता हूं, आप मुझे पैसे दे सकते हैं, राइट। वो हो गया ओटीसी मार्केट, ठीक है। और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट मतलब क्या हुआ, आप मैंने आपको बोला यार आप मेरे से क्यों ले लो, आप एक्सचेंज में खरीद लो, तो ये हो गया आपका नॉर्मल एक्सचेंज का मार्केट। ओटीसी में डेरिवेटिव मार्केट कैसे हो गए,
उसमें क्या हो गया कि आपको टेलर फिट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब कि किसी को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट चाहिए, वैसे प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। ओटीसी मार्केट में ये होता है कि मान लो आपके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बना के मिल रहा है, एक्सचेंज में ऐसा नहीं होगा। एक्सचेंज में आपको क्या रहेगा कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लेने होंगे, आपको मिलेगा आपको जो एक्सचेंज में बिक रहा है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है। ओटीसी में क्या दिक्कत आती है, देखिए काउंटर पार्टी रिस्क बना रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दो पार्टी के बीच का एग्रीमेंट है, कोई थर्ड पार्टी उसमें बीच में इंटरवीन नहीं कर रहा है। बट एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है, एक्सचेंज इंटरवीन करता है बीच में, राइट। एक्सचेंज आपके सेटलमेंट ऑब्लिगेशन को अपने पास लेके रखता है। उसके बाद कोई सेंट्रलाइज लिमिट ऑन इंडिविजुअल पोजीशन होती नहीं है ओटीसी में, कोई मार्जिनिंग नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है, तो उसके बेसिस में क्या होता है कि कभी कभी डिफॉल्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और कोई फॉर्मल रूल रिस्क मैनेजमेंट का, या फिर ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए देना चाहें और फिर बाद में मना कर दे कि भाई अब मैं नहीं दूंगा प्रोडक्ट, तो उस पर कोई रूल्स हैं, तो ऐसे कोई रूल्स है नहीं ओटीसी में। बट एक्सचेंज के ट्रेडेड में क्या होता है, एक्सचेंज में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहेगा, आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव में। तो देखिए डेरिवेटिव मार्केट का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो प्राइस डिस्कवरी वो करते हैं, एक्चुअल वैल्यूएशन ला के आपको दे देते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है प्राइस डिस्कवरी। उसके बाद क्या होता है, रिस्क ट्रांसफर वो करते हैं। होता क्या है ना कि मान लीजिए एक तो आपको बेसिस रिस्क रहता है कि मान लीजिए आपका लॉस होने का आपको डर है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई मुझे जो मेरा एक्सपोजर है उसमें मेरे को 1 रुपया भी लॉस ना हो, तो वो अपने पोजीशंस को हेज करके चलते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार मैं एक्चुअल कैश में क्यों ट्रेड करूँ, मैं डेरिवेटिव में ट्रेड करता हूँ, कम मार्जिन में ज़्यादा लेवरेज मेरे को मिल रहा है, मैं वो ट्रेड कर लेता हूँ। और स्पेकुलेटिव ट्रेड्स जो लोग जनरली अनऑर्गेनाइज मार्केट में करते हैं थे, वो स्पेकुलेटिव ट्रेड अब लोग ऑर्गेनाइज मार्केट में कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब वेरियस रिस्क फेस्ड बाय पार्टिसिपेंट, देखिए पहला चीज तो ये है काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब कि कोई सामने वाला पार्टी डिफॉल्ट कर गया तो जब, लेकिन एक्सचेंज से आप करते हैं ना तो हो सकता है कि उतना काउंटर पार्टी रिस्क ना रहे, ठीक है। प्राइस रिस्क, देखिए जब आपने पोजीशन लेने का सोचा और जब आप पोजीशन ले रहे हो उसके बीच में अगर 1 सेकंड भी गैप है ना तो प्राइस चेंज हो सकता है। जब ये प्राइस चेंज हो सकता है उसी को बोलते हैं प्राइस रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, मान लीजिए आपने कोई ऐसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया या कोई ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जिसमें लिक्विडिटी ही नहीं है, जब आप बेचने जा रहे हो तो आपको 3-4 रुपए का बिड आस्क दिख रहा है, तो आपका 3-4 रुपए में बिड आस्क सीधा लगेगा, ठीक है। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, देखिए लीगल और रेगुलेटरी रिस्क क्या हो गया कि मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में चल रहा है, आपने उसके हिसाब से पोजीशंस बनाए हैं, अचानक से कोई रेगुलेटरी रूल ऐसा आ गया जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना पड़ गया, वो एक दिक्कत हो गई। फिर अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दिया गया, तो आप या तो मार्जिन पे इन पूरा करो या फिर अचानक से आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना पड़ेगा, प्राइस आपके अनफेवरेबल भी हो सकता है, तो वो एक रेगुलेटरी रिस्क रह जाती है। ऑपरेशनल रिस्क क्या हो गई, फ्रॉड, इनएडुकेट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन। ये जनरली आज के डेट में बहुत कम हो गया है क्योंकि एक्सचेंजेस इतना स्ट्रिक्ट ऑडिट करते हैं, ब्रोकर्स पे कंप्लायंसेस कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं, तो ये चीज़ें अब कम हो गई हैं, तो इस तरह के रिस्क होते हैं ब्रोकर्स के ऊपर, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं।